कल लास्ट सेशन में हमने किया था ऑटम 2021 का क्वेश्चंस, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो एक एथिक्स का और कंट्रोल्स का, तो वो भी हम थोड़ा सा वो टॉपिक रिवाइज करेंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी आज हम जो है वो 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और उसका एक क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चल जाए कि कैसे हमने उसको आंसर करना है, और एक सब्सीक्वेंट इवेंट्स, ठीक है, और इसको भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो होपफुली फिर हम अगली क्लास में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, वो जो आपके 3 चैप्टर हैं उसके सारे हैंडआउट्स आपको दे देंगे, आप उससे प्रोसीजर्स देख लेना। फिर आपको मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप लोग सेल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो साथ ही सेल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला जो है ना प्रोसेस, वो भी साथ मिला लें, उससे बड़ा फ़ायदा होगा, याद करने में आसानी होती है। तो जैसे आपकी परचेजेज़ है, परचेजेज़ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर हैं, वो किस चैप्टर में है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले चैप्टर में, तो उधर से टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाले परचेज़ वाला जो है ना सर्कल पूरा, वो जो परचेज़ का सिस्टम है वो भी साथ मिला के, तो इस तरह करके हम उसको 2-3 चैप्टर जो है वो एक आधे दिन में कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम एथिक्स कर लेंगे, और होपफुली फिर हम 3-4 पेपर्स जो हैं वो इकट्ठे करेंगे तो हमारी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो हम स्टार्ट करते हैं जी इधर से, सबसीक्वेंट इवेंट से, ठीक है। आपको एक बात बताई थी जी, थोड़ा सा मार्कर इशू कर रहा है यार हमें, एक बात बताई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर एंड है जी 30 जून 2021, तो ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होगी? अप्रॉक्सीमेटली एक लिस्टेड कंपनी के केस में 120 डेट ऑफ, तो आप यहाँ पे 30 जून 21 को ईयर क्लोज कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपके वो जो बंदे हैं उस ईयर को क्लोज करेंगे फॉर एग्जांपल 15 दिन लगा के 15 जुलाई को 2021 तक, ठीक हो गया। ये आपके मैनेजमेंट ने ले लिए अपने फाइनेंशियल बनाने के लिए। फिर हमारी ऑडिट की टीम आई, वो बैठी और फॉर एग्जांपल 31 अगस्त तक उन्होंने ऑडिट का वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें ऑडिट वालों ने सारा ऑडिट करके एक हल्की सी वो कहते हैं इनिशियल करके, ऐसे करके ना वो अपने जो एक स्मॉल साइन होता है वो करके तो भेज देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वालों को कहते हैं जी कि ये आपकी 5 सितंबर हो गई है 2021। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हमारा ऑडिट क्लोज होना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस चला जाता है 7 दिन। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करने हैं, आज हम बैठ के मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो 5 सितंबर 2021 को फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन साइन करता है? सीईओ, सीएफओ और 1 डायरेक्टर, ये साइन करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाती हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर लगती है साइन होके, ठीक है। ये तो स्मॉल साइन थे, यहाँ पे कंप्लीट साइन के साथ आपकी ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? इश्यूएंस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, उसको आप वेबसाइट पे चढ़ा देते हो अपनी। तो क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के चीज़ों को क्या कहते हैं? सब्सीक्वेंट इवेंट्स। और क्या करना है जी, अगर हम अकाउंटेंट बन के सोचें तो इन इवेंट्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में IAS 10 लगा के या तो एडजस्ट करना है या डिस्क्लोज करना है, ऐसी है ना। एडजस्टिंग इवेंट हो सकते हैं या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऑडिट में हैं तो क्या करना है, तो 560 अप्लाई करना है। वो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो है। आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहलाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया। इश्यूएंस के बाद आगे का टाइम, कोई बात पता चले, एबनॉर्मल बात पता चले, अनयूजुअल बात पता चले, इसको भी सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अगर पहले या तो पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट एंगल से बता रहा हूँ बस। ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है। इसके लिए आप क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल।
आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करना है एडजस्ट या डिस्क्लोज, और ऑडिटर ने अगर हमें कोई बात पता चली तो इसके लिए क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट और डिस्क्लोज करने के बाद जिस नोट के अंदर आपने वो बात बताई है उस नोट के लिए रेफरेंस दे के एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दिखाना है। ठीक है, ये है जी 560 में वो कहता है। अभी सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से हल्की सी बात बता रहा हूँ आपको, अभी जूम आउट करके देख रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ को कि जनाब बाहर से कैसा लग रहा है स्टैंडर्ड। अब सब्सिक्वेंट इवेंट इधर से लेके इधर तक के लिए अगर कोई इवेंट हो या इसके बाद हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन आपने क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, इधर से लेके इधर तक के इवेंट्स उनको वो क्या हो सकते हैं, और उसके बाद हो तो तब हमने क्या करना है, इनके दरमियान कोई बातें हो तब हमने क्या करना है, उसके बाद हो तो तब क्या करना है। ये तो टोटल स्टैंडर्ड है जो हमने पढ़ना है। ठीक है, चले जी हम इसको मैं मिटाता हूँ और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो कहता है जी कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो कौन कौन से सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में दोनों चीज़ें आएंगी ना, वो इवेंट्स जो एडजस्ट भी हो सकते हैं, वो इवेंट्स जो डिस्क्लोज भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार पहले इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है या पहले ऑडिट रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन देखनी है, दोनों देखनी है आपने। आप ऑडिटर हैं, आपने उनकी अकाउंटिंग ठीक भी करानी है और उसके बाद उसका इफेक्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे भी देखना है। सही है, दोनों काम आपने करने हैं। तब सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स तीन तरह के हैं। कौन कौन से इवेंट्स, जो बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है वो भी ऐसी है ना, जो हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लोज हो रही है ईयर उससे लेके ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट, ये भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। और इवेंट्स क्या हैं, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात समझ आई, ऑडिट रिपोर्ट से लेके इशुएंस तक वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, और इशुएंस से बाद वाले भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। तो तीन तरह की चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी, अभी हम पहली पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहते हो तो लिख देता हूँ दूसरी चीज़ें भी। आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशुएंस, इन तीनों को सेपरेट क्यों किया है उसकी भी वजह बताऊंगा कि ऑडिट में वो क्यों ये सेपरेट करना चाहता है। आफ्टर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये वाली पहली बात, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली बात पढ़ते हैं। पहली बात में वो क्या कहता है, पहली बात में वो कहता है कि आप पहले, तो वो कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए होते कौन कौन से हैं। वो कहता है कि आप रिसीवेबल एक ऐसा था जो 10,000 रुपये आपने किसी से रिसीव करना था, बाद में आपको ईयर एंड के बाद पता चल गया वो डिफ़ॉल्ट कर गया, तो ये चीज़ क्या है, एडजस्टिंग है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। फिर और कौन से सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकते हैं, इन्वेंट्री जो है एनआरवी कि इन्वेंट्री जो है वो 100 रुपये की पड़ी थी आपकी बुक्स में, आपने कहा कि जनाब ये तो मेरी 100 रुपये की बिक जाएगी, मैं इसको 100 रुपये की कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपने ईयर एंड के बाद जाके देखा कि जनाब ये तो मार्केट में बिकेगी नहीं, ये इसकी तो कीमत ही 20 रुपये है। ठीक है, आपने इसका पता कैसे चलेगा आपको, आपने वही स्टॉक जो है वो ईयर एंड के बाद आपको कोई सेल ऑर्डर आया, आपने वो बेच दिया, आपको पता चला ये तो 100 का बिका है। ऑडिटर, हम ऑडिट वाले उधर ही बैठे हुए थे, हमें पता चला कि यार ये तो सेल इनवॉइस इनकी 20 रुपये की गई है। हमें फटाफट पता चला कि दिस इज़ इवेंट आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट। ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। गोइंग कंसर्न के बारे में पता चला क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन उसको सेपरेट स्टैंडर्ड में डील करते हैं। फिर कोई आग लग गई, उसके बाद फायर डैमेज हुआ, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन है तो सब्सिक्वेंट इवेंट ही ना। ठीक है, डेट ऑफ रिपोर्ट से पहले पता चला, इन सारे इवेंट्स को वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स कह रहा है। ठीक है, अब वो कहता है आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करने हैं। वो कहता है आप कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टेटस क्या है। ठीक है, जैसे कि वो कहता है
आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कि जनाब वो रिसीवेबल डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो इन्वेंट्री की वैल्यू फॉल कर जाएगी, वो कहता है आपको ये बातें पता कैसे चलेंगी? आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिसीवेबल, एक रिसीवेबल, आपने 100 रिसीवेबल है उसमें से 3 4 5 का बड़ा उस रिसीवेबल का सैंपल उठा के टेस्ट कर लेना है। आपको कैसे पता चल जाएगा कि 100 रिसीवेबल में से कोई 1-2 रिसीवेबल्स डिफ़ॉल्ट करेंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे? कैसे पता चलेगा? सबको तो आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी नहीं भेजेंगे क्योंकि आप सैंपल, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ये बातें पता चलेंगी। वो चीज़ें क्या हैं? वो कहता है कि जनाब आप क्या करें, कंट्रोल्स क्या हैं, क्या आपकी, मैंने तो मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप आइडेंटिफाई करें अपने कंट्रोल्स जिससे आपको पता चलता है कि जनाब सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन से हैं। पहले तो मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, सच्ची बात है, उनसे पूछ लेंगे, कोई ऐसी बात तो नहीं है, और वो सच नहीं बताएंगे नॉर्मली। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे, आप जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उनसे पूछेंगे, उनसे इंक्वायर करेंगे कि जनाब कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जिसको हमें डिस्क्लोज करना पड़े जो हमारे ऑडिट ईयर एंड के बाद आ रहा है? वो कहते हैं नहीं, हमें इससे भी तसल्ली नहीं हुई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या करेंगे? हमने कहा आपने ईयर एंड के बाद भी कोई मीटिंग्स की होंगी, किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। क्या आपके पास उसके मिनट्स हैं? वो कहते हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो जनाब आपने कोई ऐसा तो नहीं कहा कि यार हमारे लिए तो बड़ा मसला है, हमें तो किसी से फलान लोगों से पैसे नहीं मिलेंगे? अगर ऐसी बात है ना तो वो उन मिनट्स में डिस्कस हुई होगी, आप पढ़ लोगे वहाँ से, ठीक है। और वो कहता है कि आप ऐसे करो कि ईयर एंड 30 जून को होता है, 30 सितंबर हो सकता है 30 सितंबर को भी रिपोर्ट ना दियो आपने, लंबा काम है ना, क्योंकि अभी क्या कितना टाइम गुजरा है, 90 दिन सिर्फ। तो 30 सितंबर को तो एक क्वार्टर के फाइनेंशियल भी आ जाते हैं, इंटरम फाइनेंशियल कहते हैं उनको, क्वार्टरली फाइनेंशियल कहते हैं। कहते हैं आप उसमें से देख लो कि रिसीवेबल्स आ रहे थे 2 मिलियन के, अब इसके अंदर भी 2 मिलियन के आ रहे हैं, या वो रिसीवेबल्स की कोई फिगर या उसकी डिटेल जो है जो उन्होंने अब बनाई है उसमें कोई चेंज आ गया है, आप उससे उस वक्त की लिस्ट ले लो, बैलेंसेस क्या हैं रिसीवेबल्स के, और अब की ले लो इंटरम, जब क्वार्टर फाइनेंशियल बना है उस वक्त कहो कि हाँ लिस्ट दिखाएं, अब बैलेंसेस क्या स्टेटस क्या है। वो कहते हैं कि जनाब हम नहीं दिखा सकते। क्यों? कहते हैं यार वो 2-3 बंदों से तो पैसे मिले ही नहीं। हमने कहा आपने तो अपने रिसीवेबल्स को कहते हैं कि 30 दिन में आपके पैसे रिसीव हो जाते हैं, यहाँ तो 90 दिन गुजर गए, ये फलां फलां रिसीवेबल से तो पैसे नहीं मिले। वो कहेंगे कि वो लोग जो हैं वो देर से पैसे पे करते हैं या हमें उनसे उम्मीद नहीं है, तो हम कहेंगे कि बताएं ना फिर कि वो डिफ़ॉल्ट करें, ठीक है। बात समझने का हमें उनका तरीका होगा, तो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लेंगे। और कैसे ढूंढेंगे? रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से। जब सारी बातों करने के बाद भी हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा तो हम अपना तो एरिया सिक्योर करेंगे ना, हम कहेंगे कि आपने सारे इवेंट्स डिस्क्लोज कर दिए कि जिससे पता चले कि जनाब सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपने हमें डिस्क्लोज कर दिए, आप जिम्मेदारी लेते हैं? कहते हैं लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, ख़त्म बात। अगर आपको कोई बात पता चले तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना है। कोई बात पता चले तो उसको एडजस्ट या डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और क्या करना है जी? ये 2 बातें करनी है आप। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अगर वो आपको बताए ना, आपको क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जांपल, वो आपको कहे कि यार एक फायर या डैमेज हुआ है, ठीक है, और उससे मुझे आप ये बताएं कि ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन क्या होगी। तो आप उनसे कहेंगे कि जनाब कितने नंबर का क्वेश्चन है? वो कहेंगे 3 नंबर का, छोटा सा, या 4 नंबर का। तो हम उनसे कहेंगे कि जनाब आप तो पहले मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि आपने क्या उस इवेंट को एडजस्ट या डिस्क्लोज कर लिया। अगर वो फायर की बात है, हम उनसे कहेंगे डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर लिया है, वो कहेंगे डिस्क्लोज कर दिया है। हमने कहा क्या उन्होंने 2 बातें बता दी हैं डिस्क्लोजर में, नेचर ऑफ द इवेंट एंड अमाउंट ऑफ दैट इवेंट या फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट? कहेंगे हाँ जी, हम उसको डिटरमिन कर लेंगे कि उन्होंने इसको ओके कर दिया है या डिस्क्लोज कर दिया। 2 चार्जेस गवर्नेंस से नहीं करते हम। फाइनेंस मैनेजर जो है, हम ऑडिट टीम में जब फाइनेंस मैनेजर हैं उनसे बातें कर रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, या CFO से बातें कर रहे होते हैं आखिर पे। ये लोग बड़े होते हैं, इनको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता, ठीक है। इनसे जब आखिरी बातें मसाइल निकल के कुछ समरी रह जाती है ना, वो बातें उनसे करते हैं जाकर, ठीक है। तो अच्छा, हम एडजस्ट और डिस्क्लोज कर देंगे। फिर
अगर उन्होंने कहा है कि जनाब नेट जस्ट डिस्क्लोज कर दे, हम डिटरमिन करेंगे कि उन्होंने वो गलती ठीक कर ली है, नहीं तो अभी ऑपोजिट साइड वाली बात नहीं आएगी। स्टिल एडजस्ट और डिस्क्लोज करने के बाद हमने देखा कि जनाब ये तो इवेंट बहुत बड़ा है, डिस्क्लोज भी कर दिया है, एज डिस्क्लोज्ड इन नोट 21 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, तो वो सारी बात एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी लिखेंगे कि जनाब कोई डैमेज हुआ और हम चाहते हैं, हम आपका अटेंशन उस नोट की तरफ कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया है, जिसको हमने डिस्क्लोज किया हुआ है, हम उसका एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालें कि जनाब बहुत बड़ा इवेंट है, फायर हुआ है, डैमेज हुआ है, हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। सही है, तो ये आप इसको इस तरह लिखोगे। अब पहली बात तो हमें समझ आ गई। अगर कोई इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होगा, फिर हम सबसे पहली बात तो लिखेंगे कि वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन फिर हमने क्या करना है, देखो याद रखने का तरीका DDI आपने ये करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, फिर डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, फिर क्या करना है, डिटरमिन। क्या डिटरमिन करना है, यस, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब आपको डायरेक्ट पूछेगा वो। उसके बाद इंक्वायर, क्या, हाउ मैनेजमेंट, हाउ दे इंटेंड टू एड्रेस द मैटर। मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब इसकी करेक्शन की ज़रूरत है और आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं जनाब आप जो है वो उसके बाद, अगर वो ये वाली बातें डिस्कस करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, कहते हैं फिर आपने ये करना है, आपने प्रोसीजर्स अब अप्लाई करने हैं, क्योंकि आपको कोई इवेंट पता चला है इस डेट के बाद। एक दफ़ा आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अभी इशू नहीं की, तो आप इसका मतलब है एक और डेट डालेंगे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, वो कहता है आप क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक और डेट डालेंगे। आपको ऑडिट रिपोर्ट आपने 20 सितंबर को इशू की, आपको पता चली ये बात 1 अक्टूबर को, तो आप क्या करेंगे, एक ऑडिट रिपोर्ट पे और डेट डालेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, पहले तो आप अपने प्रोसीजर्स जो है ना वो इस डेट में, आपको चूँकि इस और इस डेट के दरमियान कोई बात पता चली है तो इस ड्यूरेशन के अंदर मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे जी, वो कहते हैं आपने ऑडिट प्रोसीजर जो हैं रेफर्ड इन प्रीवियस सेक्शन टू द डेट ऑफ, वो ये कहना चाहता है कि इस डेट और इस डेट के दरमियान मजीद प्रोसीजर्स अप्लाई करें और एक ऑडिट रिपोर्ट पे मजीद डेट डालें। क्यों डालनी है डेट, डेट डालने की वजह क्या है, डेट डालने की वजह यह है कि हम उनको बताना चाहते हैं कि हमने सारी की सारी चीज़ें ऑडिट कर ली इस डेट से पहले तक। लेकिन डेट डालने का मतलब क्या है, डेट डालने का मतलब क्या होता है, हमारी लायबिलिटी है, लेकिन इस इवेंट के लिए हमारी मज़ीद भी लायबिलिटी है। ठीक है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर इसको सादा अल्फाज में कहें ना, कहाँ पे लिखा है इसने ड्यूअल डेटिंग, आगे आए जी, ऑडिटर इज परमिटेड टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सीक्वेंट इवेंट्स टू दैट अमेंडमेंट वेयर लॉ डज नॉट प्रोहिबिट। अच्छा नीचे पहले आए, इन सच केसेस द ऑडिटर शैल अमेंड रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट। वो जो अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट, आपने क्या किया, आपने इस डेट पे एक ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसको, ठीक है, आपको कोई बात पता चली और इस बात की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तब्दीली की ज़रूरत है, तो जिस डेट तक तब्दीली की ज़रूरत पड़ी, जिस डेट के दरमियान, उस डेट के दरमियान मज़ीद प्रोसीजर अप्लाई करें, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और प्रोवाइड अ न्यू रिपोर्ट इंक्लूडेड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब यहाँ भी आपने एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देना है और उसमें क्या लिखना है, उसमें आपने क्या लिखना है, आपने कहना है
कि जनाब हमने, आप अगर ये समझ रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, कोई मसला नहीं है, तो आप ठीक समझ रहे हैं। लेकिन हमने कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं इस डेट और इस डेट के दरमियान, प्लीज़ नोट कर लें। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम ये कहेंगे कि जनाब हमारी ऑडिट रिपोर्ट ठीक है, लेकिन 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हमने मज़ीद प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, ये इवेंट हुआ है, प्लीज़ इसको नोट कर लें। और वो नोट हम कहाँ देंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कि जनाब नोट कर लें, एम्फेसाइज करेंगे स्पेसिफिकली उस बात को। ये मतलब है। ऑडिट रिपोर्ट में तो हमने यही लिखा है कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। कहीं इस बात का जिक्र किया है? कहता है नहीं किया आपने। इस वाले इवेंट का, सब्सिक्वेंट इवेंट का कहीं जिक्र नहीं किया, तो कहाँ करना है? इस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कि जनाब ये मजीद इवेंट हुआ है, इसको भी नोट कर लें। डुअल डेट में आपने क्या कहना है? हम ड्यूअल डेट कैसे डालेंगे? जो डेट ना वो इस तरह डाली जाती है, अगस्त महीने का नाम लिखा, फिर डेट लिखी 2021। इससे मुराद है कि हम इस डेट तक की सारी के सारे इवेंट्स के लिए ज़िम्मेदार हैं। 30 जून को ऑडिट हुआ, 14 अगस्त की डेट डाल दी, मतलब आज की डेट तक के हर इवेंट के हमने तसल्ली कर ली है, हमें इस एंटिटी में कोई मसला नज़र नहीं आया। लेकिन दूसरी डेट डालने से क्या मुराद है? वो कहेगा आपने आगे फिर ये भी लिख देना है, एक्सेप्ट क्या? एज नोट 37.1 विच इज एज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 31 सितंबर या सितंबर 6, 2000। हम इस डेट तक से पीछे हर इवेंट की तसल्ली कर चुके हैं, लेकिन हम इस डेट तक के सिर्फ एक नोट की भी तसल्ली कर चुके हैं, बाकी इवेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वी आर नॉट लायबल टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर आवर ऑडिट रिपोर्ट। सही है? ये मुराद है कि जनाब यहाँ तक तो हमने हर चीज़ का ऑडिट कर लिया, ठीक है, लेकिन 37 पॉइंट नोट जो है, 1 नोट, इसका हमने 6 सितंबर तक अच्छी तरह ख्याल रखा है और उसको ऑडिट किया है। बाकी मज़ीद जो इवेंट है उसका हमें कोई नहीं पता, ठीक है। 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक हमने सिर्फ 37.1 नोट में जो बात लिखी है ना, सिर्फ उसको ऑडिट किया। इसके दरमियान अगर मज़ीद कोई मसला ना, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमने बता दिया आपको स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है जी। आगे आपने जनाब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिया, अभी इशू नहीं किया था, आपके पास ही पड़ी थी, तो आपने ये हरकतें कर ली, लेकिन आपने मैनेजमेंट को दे दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि जनाब हमें तो अभी तक कोई इवेंट पता नहीं चला, अभी आपने उनको दे दी, उन्होंने इशू भी कर दी, फिर तो मसला हो गया, आपको कोई बात पता चली मेजर कि अब तो हमारे रिपोर्ट हमारे हाथ से निकल गई है, अब हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि जनाब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगेन तीसरी वाली बात में भी कहता है आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। किस चीज़ की ऑब्लिगेशन नहीं है? कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फिर आपने क्या करना है? अगेन DDI, सही है? क्या करना है DDI में? डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। दूसरे डी से मुराद डिटरमिन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, तब्दीली की ज़रूरत है, एंड इनक्वायर हाउ दे इंटेंड टू एड्रेस द मैटर, आप किस तरह इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं। आपने कहा वेयर मैनेजमेंट उसको अमेंड कर लेती है, बात को मैनेजमेंट कहती है ठीक है हम अमेंडमेंट कर लेते हैं, बेशक हमने इशू कर ली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इस अमेंडमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर हम करेंगे कि जनाब मज़ीद कोई प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है, मज़ीद कोई मिनट्स किसी और से कंफर्म करने की ज़रूरत है। इस बात को आपने कहा ना कि जनाब फायर हो गई है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, बहुत सारी चीज़ें जल गई हैं, हमने कहा जनाब ये तो इशुएंस के भी बात पता चली है, बात हमने, ठीक है, फाइनेंशियल हमने आपको दे दिए हैं, किसी फैक्ट्री में आग लग गई है, हमने कहा मैनेजमेंट से पूछा कि जनाब आप इस बात को एडजस्ट कर लेंगे? वो कहते हैं हम कर लेंगे। हमने कहा अच्छा चलो हम जाके देख लेते हैं कि इसकी इंश्योरेंस हुई है कि नहीं, इस पर कितनी अमाउंट लगेगी, इसको दुरुस्त करने में, इसकी रिपेयर में इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। इसको कहते हैं कैरी आउट द प्रोसीजर्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस आफ्टर अमेंडमेंट। सही है? ये बात कह रहा है वो।
वो कहता है रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म द सिचुएशन टू ऑल पार्टीज टू होम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। वो कहते हैं कि जनाब इतनी बड़ी इवेंट हो गया है, इतना बड़ा इवेंट हो गया है, आपने तो बैंकों को बताया ही नहीं जिनसे इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ आपने। वो कहते हैं मैनेजमेंट के जनाब हमने नहीं बताना। अगर वो मान जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम उनके स्टेप्स देखेंगे उन्होंने क्या क्या बताया है बैंकों को जाके अपने माली हालात के बारे में इतनी बड़ी आग लगने के बाद। सही है। और एक्सटेंड द रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई किस डेट को, फॉर एग्जांपल 6 सितंबर को। 6 सितंबर के बाद एक बात पता चली और हम आगे 15 सितंबर को वो आग लगी और 15 सितंबर तक मैनेजमेंट कहती है हम जो भी बात है लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, हम इशू कर भी दिया तो हम उसको वेबसाइट से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जनाब 6 सितंबर से 15 सितंबर तक जो भी किया है मैनेजमेंट ने उसका क्या करना है, 6 सितंबर से 15 सितंबर तक मजीद कोई और भी इवेंट हुआ है तो तसल्ली कर लें। अब आप एक दफ़ा तब्दीली करना चाह रहे हैं तो बाकी चीज़ें मजीद भी देख लें, कोई और तो नहीं इवेंट रह गया। प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिर आप ऐसे करें पिछली वाली रिपोर्ट फाड़ दें और नई वाली अमेंडेड रिपोर्ट प्रोवाइड करें। और नई वाली रिपोर्ट में फिर इतना बड़ा इवेंट है, एम्फेसाइज भी करना है, उस पर जोर भी देना है कि इतना बड़ा इवेंट है। ऑडिट रिपोर्ट में तो हम नहीं दे सकते, फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में या अदर मैटर पैराग्राफ में देना। अच्छा, लास्ट पॉइंट रह गया, मैनेजमेंट कहती है हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। अभी तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे हम कि हमारे साथ ये हो जाए, मैनेजमेंट मान जाए, ये हो जाए, मैनेजमेंट मान जाए। वो कहती है हमने नहीं मानना। नो अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट वेयर मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कब की बात है, जब हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दी है लेकिन अभी इशू नहीं की, लेकिन मैनेजमेंट कहती है हमने इशू करनी ही करनी है और इस इवेंट को हमने नहीं दिखाना, आप जो मर्जी कर लें। फिर हमने क्या करना है, इफ़ ऑडिट रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, तो आप क्या करें, ओपिनियन को मॉडिफाई कर दें किस बेस पे कि जनाब मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मान रही, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, क्वालिफाई कर दें ओपिनियन को। और वजह क्या है, हमने उनसे कहा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट दिखाएं, फायर इतनी बड़ी अमाउंट की उनकी ब्रांच जल गई है, वो बात दिखाएं, वो हमारी बात नहीं मान रही। इस बात के ऊपर आपने मॉडिफिकेशन करनी है। इफ़ ऑडिट रिपोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, अगर आपने वो प्रोवाइड कर दिया है फिर क्या करेंगे, आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहेंगे कि इसको इशू ना करें। ठीक है, जब हमने अभी इसमें कुछ तब्दीली करनी है, आप अभी इसको इशू ना करें। इफ़ दे इशू, अगर उन्होंने फिर भी इशू कर दी फिर क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप उसको, आपके पास भी तो फॉरम्स हैं, आप जाके अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि जनाब फ़लाँ कंपनी की रिपोर्ट है, या SSCP को बता देंगे जिनको ये रिपोर्ट जमा होती है कि जनाब फ़लाँ कंपनी का ऑडिट हमने किया है, या न्यूज़पेपर में डाल देंगे, या लीगल आप कोर्ट में बता देंगे, या लीगल केस में बता देंगे कि हमने फ़लाँ कंपनी का ऑडिट किया और इसमें ये अमेंडमेंट है, हमारी अमेंडेड रिपोर्ट ये है। कल को कंपनी ये कहे कि जनाब रिपोर्ट हमारी ये है तो वो ना लीजिएगा, ये वाली लीजिएगा। सही है। चलें जी, सवाल करते हैं। किस टाइम जी? नहीं, जो अमेंडेड होगी वही होगी, वही मानी जाएगी। वो उसको ट्रैश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हाँ वो करती भी है तो हम मशहूरी कर देंगे कि जनाब ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये ठीक है। सही है ना। अच्छा जी, सवाल मैंने आपको ना भेजा है, ऑटम कहाँ जी, ऑटम वाले क्वेश्चन में क्या कहता है वो, मेरे पास मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तो है लेकिन हैंड आउट नहीं है। चलें जी, हम सवाल आपके मोबाइल से पढ़ते हैं। सवाल पढ़ें जी और डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको सिर्फ रिलेट कराना चाह रहा हूँ कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में है जी। क्वेश्चन 4 है जी। क्वेश्चन 4 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी कि कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। Press Limited issued its financial statement on 15 September 2020 for the year ended 30 June. On 22 September,
your audit team came to know that major debtor has filed bankruptcy due to the destruction of its production facility in a terrorist attack on August 2020. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बाद में इशू की हुई हैं, सितंबर में इशू की हैं, और इवेंट कब हुआ है 20 अगस्त को. तो क्या करेंगे, कौन से वाली सिचुएशन अप्लाई होती है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट या बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट? आफ्टर ईयर एंड तो हुआ है, इशुएंस से तो पहले पता चली है बात. इशुएंस हुई है जी 15 सितंबर को. अच्छा, इशुएंस से भी बात पता चला है, तो फिर तो तीसरी वाली सिचुएशन है जी. इवेंट तो पहले क्या है, हमें कब पता चला है, बाद में पता चला है. तो फिर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, देखें क्या लिखा है इसने, एवेल्युएट नीड फॉर अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करके उसने हमें गुस्सा चढ़ाया. क्यों भला? हमने उनको कहना है कि देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर द ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि दिस इंसिडेंट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है, बट and after the issuance of financial statement the auditor has no obligation to perform audit procedures. ये बात तो ओके हो गई. फिर और क्या लिखना है, सवाल की नौइयत देखें ना, सवाल है जी 9 नंबर का, तो 4 नंबर का जी. देखिए यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सब्सिक्वेंट इवेंट में चाहे एडजस्टिंग हो नॉन एडजस्टिंग हो, ऑडिट के लिए दोनों रेलिवेंट है. ठीक है, आप ये कह के नहीं छोड़ सकते. ये तो आप फाइनेंशियल ट्रीटमेंट बता रहे हैं ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उसके बाद आपने आगे भी लेके चलना है इसको ऑडिट रिपोर्ट के लिए. तो क्या पहली तो बात आप कहेंगे कि चाहे ये एडजस्टिंग है चाहे नॉन एडजस्टिंग है, पहली बात तो हमसे आप कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं ऑडिट प्रोसीजर लगाने की. फिर दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात करेंगे कि जनाब इंसिडेंट ऑकर्ड आफ्टर ईयर एंड, ठीक है, फॉर विच नो कंडीशन एग्जिस्ट बिफोर ईयर एंड. क्या इवेंट दैट डू नॉट प्रोवाइड या प्रोवाइड, तो ये क्या है जी, टेररिस्ट अटैक हुआ है. इवेंट दिस इवेंट डू नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट. सो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट नीड अमेंडमेंट बट वी शुड डिस्क्लोज दिस इवेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 थिंग्स. क्या, नेचर ऑफ द इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट. और ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में भी हमने बता दिया. ठीक है, फिर आगे क्या करना है, जब आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्या करना है, DDI करना. सवाल खत्म. और DDI में आप देखो वो कहता है देयर इज नो एक्शन फ्रॉम द ऑडिटर विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउएवर ऑडिटर शैल इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस आई. उसके बाद इफ द मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्क्लोज एडजस्ट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ऑडिटर एक्सटेंड द प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. देखो काम पूरा क्या कर रहे हैं हम, चाहे वो एडजस्टिंग हो नॉन एडजस्टिंग हो, ठीक है ना. तो आपने क्या करना है, इंक्वायर मैनेजमेंट हाउ दे इंटेंड टू एड्रेस, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमिन वेदर इट नीड अमेंडमेंट. उसके बाद क्या करोगे, अगर मैनेजमेंट मान जाती है तो एक्सटेंड द प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. सवाल खत्म. सही है, बात समझ आ गई ना. आगे चलते हैं. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ LL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, the audit team noticed that the management of LL had worked out that NRV on the basis of sale price of the basis of sale prices at year end. हमने कोई वर्किंग की जिससे हमें पता चला कि NRV क्या है या सेल प्राइस क्या है उन प्रोडक्ट्स की जिनको हमने ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री में बनाया हुआ है. तो हमने देखा कि जो NRV थी वो उसकी कॉस्ट से क्या थी, since the NRV was greater than cost, LL recorded the inventory at cost. काम तो उसने ठीक किया, lower of NRV और cost ने रिकॉर्ड कर लिया. However, after reporting period, LL is facing financial difficulties in selling the inventory at current price level and therefore considering to revise its prices. तो ये क्या है इवेंट, एडजस्टिंग इवेंट. ये नाम लेके उसने बताई हुई हैं 2-3-4 बातें. जनाब ये इवेंट डेटर अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या है, एडजस्टिंग इवेंट. NRV पता चली, एडजस्टिंग इवेंट. गोइंग कंसर्न का पता चला, एडजस्टिंग इवेंट. फायर या डैमेज हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ये बातें नाम लेके बताई हैं उसने. तो ये क्या हो गया जी, एडजस्टिंग इवेंट. इसके बारे में आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि डिफ़िकल्टी इन सेलिंग द इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट
प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। सो फिर क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड। किस बात से? हाँ, आप ये बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना चाहिए और एनआरवी और कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। अगर एनआरवी लो हो गई है तो दोनों के डिफरेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट डाल लें और मैनेजमेंट को कहें कि जनाब आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो डिटरमिन कर लें कि वो चीज़ ठीक हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। सही है, ये बातें स्टिल वही सर्कल चल रहा है। Therefore, वो कहता है जी कि डिफिकल्टी इन सेलिंग द इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड एट करंट प्राइसेस एंड कंसिडरेशन ऑफ द रिवाइज्ड प्राइस गिविंग एविडेंस अबाउट एनआरवी एट ईयर एंड। तो वो जो बात उसने डेफिनेशन में है ना, वो उसने बताई है कि जनाब सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड एंड एट लॉस, आपने सेल की लॉस के ऊपर, वो प्रोवाइड करती है एविडेंस ऑफ द एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री एट ईयर एंड। मुश्किल होगी बात ना, मुश्किल होगी ये बात। तो उसने बस उस बात को ना सिचुएशन के हिसाब से लिखा। अगर आप ये भी लिखते हैं प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एट रिपोर्टिंग डेट, आप चल बढ़ते ठीक कर देना था उसने सवाल आपका। तो वो क्या कहते हो, वो कहते हैं कि जनाब आपने रिवाइज सेलिंग प्राइस देखनी है इन्वेंट्री की और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर लेना है, डबल एंट्री पास करके एडजस्ट कर लेना है। तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, आपको ये बात आप करेंगे कैसे, एडजस्ट तो कर लेना है, वो एडजस्टमेंट होती कैसे है, उसके लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई करेंगे, हम मैनेजमेंट से क्या पूछेंगे कि जनाब आपने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं ईयर एंड के बाद हमें उनकी कीमतें बताएं। हाँ जी, आपकी अगर आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट रिकॉर्ड किया है तो जनाब वो आपने प्रोडक्ट जो ईयर एंड के बाद बेचा है जिसकी वजह से इतना मसला हुआ है उसकी कीमत बताएं, उसकी सेल इनवॉइस हमें दिखाएं ज़रा, वो कितने की बेचा आपने। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल बेचा है 30 रुपये का। अच्छा आगे चलते हैं, और हम कंपनी के कंट्रोल चेक करेंगे कि जनाब ये बात हम आपको बता रहे हैं, आपको नहीं पता कि जनाब अकाउंटिंग में ये चीज़ें एनआरवी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड होती हैं, तो आपके कंट्रोल्स क्या हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, आप हमें पहले ये तो बताएं। सही है, फिर हम क्या कहेंगे, हम करेंगे कि जनाब एक आइटम की बात हमें पता चली है, इन्वेंट्री में तो बहुत आइटम होते हैं, आप हमें अपनी स्टॉक की लिस्ट दें, हर एक स्टॉक की जो आइटम है उसकी आगे सेल प्राइस लिख के दें, कितने पे बेची है। अगर नहीं पता तो कम से कम आप हमें मार्केट से उठा के जो प्रोडक्ट जितने पे बिक रही है वो कीमतें लिख के दें, ताकि हम सबको कंपेयर कर सकें। एक प्रोडक्ट का हमें पता चला, हो सकता है बाकी में भी गलती हो, ठीक है, और उससे हम फिर एडजस्टमेंट पास करेंगे। और क्या कहेंगे, आप फिजिकल काउंट करेंगे जब, तो उस वक्त भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी इन्वेंट्री ख़राब है, उसकी कंडीशन ख़राब है। तो आप स्टॉक काउंट शीट या फिजिकल इन्वेंट्री जब कर रहे होंगे तब भी आपको पता चलेगा कि कौन से इवेंट्स हैं। आपने चूँकि ये चीज़ आपको कब पता चली है, ईयर एंड के बाद। ईयर एंड पे जो आपने स्टॉक काउंट किया, आप मैनेजमेंट से पूछें कि कोई स्लो मूविंग आइटम्स तो नहीं है, उसकी लिस्ट ले लें इन्वेंट्री से, मतलब मैनेजमेंट से। बस ये काम करेंगे आप, तो आपके ऑडिट प्रोसीजर हो जाएंगे। देखो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करनी है, बहुत ब्रॉड वर्ड है, उसके लिए करना क्या क्या एडजस्टमेंट के लिए ये सारे वर्क परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको। तो कितना टाइम रह गया हमारे पास, 10 मिनट रह गए। हम छोटा सा मज़ेदार सा टॉपिक डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, आगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में क्या कहता है जी स्टैंडर्ड? हैं जी, हाँ लेते हैं, पेबल्स में भी लेते हैं, रिसीवेबल में भी लेते हैं, किसी से एडवांस लिया उससे भी लेते हैं, बैंकों से भी लेते हैं, और किससे लेते हैं, लॉयर से भी लेते हैं, डिवैल्यूअर से भी लेते हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ, हम जब भी ऑडिट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं, फटाफट उस पर सैंपल लगा के जितने कंफर्मेशन भेजनी होती है हम भेज देते हैं, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सही है, प्रैक्टिकली होता है ये बात। हाँ रिप्लाई आता है, कुछ लोगों का आता है, कुछ का नहीं आता। जिनका नहीं आता
लॉयर का तो लाजमी आना चाहिए, बैंक का लाजमी आना चाहिए, ना आए तो ऑडिट नहीं होता, और वो लाजमी आता है। जो कस्टमर्स हैं उनसे कभी आता है कभी नहीं आता, नहीं आता तो हम फिर आगे चले जाते हैं ना, इनवॉइसेस चेक करना शुरू कर देते हैं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, फिर अब क्या करें आगे? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट ने आपको, अच्छा ये बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में लिखा मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ टू सेंड कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ये सिर्फ इस सिनेरियो में नहीं है, मैनेजमेंट आपको किसी भी बात से मना करे ना, आप उनसे कहो कि यार ये काम कर लें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक कर लें, कोई भी काम ठीक कर लें आप, वो आगे से इनकार कर देती है। ये बात हमेशा लिख सकते हो आप, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब वो बताया था ना शुरू में पहले दिन ओरिएंटेशन में कि जनाब क्वेश्चन को फाइनलाइजेशन में ऐसे लेके चलना है, ये देखो लिखा है इसने, हम सबसे पहले पूछेंगे मैनेजमेंट से कि जनाब ये काम कर लें, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेज दें, मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, हम कहेंगे आगे क्या, वी विल इंक्वायर द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, हो सकता है कोई वैलिड वजह हो, एंड सीक ऑडिट एविडेंस अबाउट देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। उसकी मतलब ये बात पूछेंगे कि क्या वो ठीक, उसका इनकार की वजह ठीक है कि नहीं ठीक, वजह ठीक है तो उसका एविडेंस बताएं। वो कहते हैं यार फ़लाँ कस्टमर जो है ना वो तो छोड़ के चला गया, वैसे ही वो तो कह रहा था पैसे हमारे हम उसको कंफर्मेशन नहीं भेज सकते क्योंकि वो बंद होगी कंपनी, और उसके पैसे हमारे पास पोस्ट डेटेड चेक पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, कि उसने हमें चेक दे के चला गया था और ये उस बंद हो गया, कस्टमर की कंपनी बंद हो गई है वो कंपनी, तो दिस इज़ अ वैलिड रीज़न टू रिफ्यूज़, है ना? बिल्कुल लेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप पूछेंगे कि जनाब ये, अब सोचेंगे कि ये चीज़ उसका इनकार करने की वजह जायज़ है कि नहीं जायज़, तो ये नहीं कि जनाब उसने रिफ्यूज़ किया तो ख़त्म, विल इंक्वायर द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल एंड सीक ऑडिट एविडेंस टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे हम, अगर ये बात ठीक नहीं है तो वी विल एवेल्युएट द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन आवर रिस्क असेसमेंट, और अगर इस पे कोई इम्पैक्ट है तो वी विल रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड वी विल अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो सकती है, इंटेग्रिटी भी इफेक्ट हो सकती है, मटीरियलिटी लेवल भी बढ़ा सकते हैं, वैसे भी हो सकता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी बात आ जाए, बिल्कुल आ सकती है, वो भी बात लिख सकते हैं। अब इंटेग्रिटी भी बात होगी तो भी हम आगे चलेंगे बात को लेकर, लेकिन इस तरह लेके चलेंगे आगे, हमेशा कभी भी मॉडिफाई नहीं कर देंगे ओपिनियन को, सही है ना ये बात? तो वो कहते हैं इवैल्यूएट इम्प्लीकेशन और रिफ्यूजल ऑफ रिस्क असेसमेंट और नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। देखो तीन बातें हमेशा रटा मार लो, मैनेजमेंट ने इनकार किया, इनको इनकार की वजह पूछी, रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड नेचर टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तीसरी बात प्रोवाइड अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है? और अगर मैनेजमेंट का वो इनकार अनरीजनेबल है और तो क्या करेंगे हम मैटर को फटाफट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस कर लेंगे। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनलाइजेशन के क्वेश्चन के आंसर करने में। कोई भी बात हो जाए आपने इस तरह लेके चलना बात को, इनकार करने पे, ठीक है? ऑडिटर शैल डिटरमिन इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। देखो ये चार काम करने के बाद आपने रिपोर्ट की बातें करना शुरू करनी है उससे, ठीक है? अच्छा आगे वो क्या कहता है, जब आपने कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है तो क्या हरकतें करनी है आपने, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। आप एक कंफर्मेशन बना रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो, तो क्या बातें आप, किन बातों का ख्याल रखोगे? वो कहता है कि नॉर्मली आपको बड़ा टाइम जो है ना, टाइम किस टाइम पे आपने भेजनी है वो आप उसका ख्याल रखें कि ईयर एंड के बाद ही भेजें। ये ना हो कि अभी ईयर क्लोज ही ना हुआ, उसने अपने फाइनेंशियल क्लोज ना किया, हमने अपने फाइनेंशियल क्लोज नहीं किया और आपने कंफर्मेशन भी भेज दी, तो ईयर एंड के तो बाद ही भेजें। वो कहता है ये अच्छी बात है। और हाँ, कितने लोगों को भेजना है वो सैंपल भी आपके पास होना चाहिए। 100 है तो 100 में से कितने लोगों की चीज़ों का सैंपल निकालना है वो भी बड़ा ध्यान से देखें। और आप कौन सा कंफर्मेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। वो कहते हैं पॉजिटिव से मुराद ये है कि हम आपको एक लेटर दे देते हैं, आपको अगर अच्छा लगे ठीक है या ना लगे, दोनों सिचुएशन में अपना बैलेंस लिख के हमारे भेजते हैं ताकि हम कंपेयर करें। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर करने के बाद वो आगे देखते हैं। और नेगेटिव में हम क्या कहते हैं कि जनाब आपको हमने बैलेंस लिख के दे दिया है, अगर आपने जवाब ना दिया तो हम समझेंगे कि ठीक ही है, लेकिन अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कर दें,
ठीक है, ये मुराद है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन में वो कहता है क्या, कहता है पॉजिटिव कन्फर्मेशन में दो रिस्क हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को डिटेल लिख के दे रहे हो कि जनाब बात ठीक है या नहीं ठीक, तो मतलब कि बैलेंस हमारा ठीक है या नहीं ठीक, आप हमें रिप्लाई करें। इस सिचुएशन में क्या रिस्क है, वो कहता है कि जनाब आपने सारी बातें तो उसको लिख के दे दी, दो लिमिटेशंस है ना, वो दो डिसएडवांटेज बता रहा है पॉजिटिव कन्फर्मेशन। वो कहता है सारी बातें तो आपने उसको लिख के दे दी, हो सकता है वो उसको इग्नोर कर दे और एमी के हाँ यार ठीक है, वो जैसे हमारा बना हुआ है। और अगर आप ये कहें कि जनाब हम सारी डिटेल लिख के नहीं देते, हम कस्टमर से कहते हैं कि जनाब जो जो बैलेंस है आपने ज़्यादा मतलब एहतियात करनी है, तो आप ऐसे करें कि ना नाम मतलब बैलेंस लिख के भेजें और ना डिटेल्स लिख के भेजें कि किस किस ईयर एंड से, तो वो सारा कुछ हम उससे कहते हैं कि हमें फिल कर दे। वो कहता है ये हो सकता है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, वो काम ही ना करे, है ना, रिप्लाई ना करे। नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में वो उसके कुछ नुकसानात बता रहा है कि भाई वो लेस रिलायबल होती है, ठीक है। और अगर कोई आपको जवाब ना आए तो इससे तो ये भी मुराद हो सकती है कि उसने पढ़ा ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है, तो ये लिमिटेशन है। और क्या, हाँ, उस केस में हमारे पास सॉल्व करने का तरीका होता है ना। अभी तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि भेजा नहीं मिला, मिला नहीं मिला, उस पर हम डिस्कशन करें। अभी जब आगे चलेंगे ना तो हम बताएंगे कि अगर उसको मैच ना किया, हाँ हम देखते हैं कि क्या हमने वर्क परफॉर्म करना है, आगे हम सारा चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, वो कहता है नेगेटिव कन्फर्मेशन इज ओनली अलाउड, फिर कहता है कि जनाब अगर ये दो लिमिटेशंस हैं तो फिर कब भेजा करें नेगेटिव कन्फर्मेशन, कब फ़ायदेमंद होती है, तो क्या इसको छोड़ दें नेगेटिव कन्फर्मेशन। कहता है कि कुछ सिचुएशंस में वो अच्छी होती है कि आपकी कंपनी में रिस्क बहुत कम है और आपके टोटल डेटर्स ही 3 हैं और हैं ही बड़े बड़े, ठीक है, और बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, हमेशा हमें जवाब देते हैं, लो एक्सेप्शन रेट, ये मुराद है। और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसिस विच वुड काज द रिस्पोंडेंट टू इग्नोर हिज कन्फर्मेशन, ये मुराद है, ठीक है। एक्सेप्शन रेट लो का मतलब ये है कि जो हम बैलेंस लिखते हैं हमारा उससे कभी फ़र्क भी नहीं आया, हम 100 रुपये का लिखते हैं तो 99.9 रुपीज़ उसने भी लिखा ही होते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता हमारा। अच्छा, अब वो आगे क्या कहता है, सैम्पल सिलेक्शन एंड परफॉर्मिंग द कन्फर्मेशन एक्सरसाइज। वो कहता है कि जब आपने सैम्पल सिलेक्ट करना है और कन्फर्मेशन भेजनी है तो किन बातों का ख्याल रखना है। इफ़ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट, चेक द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। हम नॉर्मली कन्फर्मेशन कैसे भेजते हैं, हम कहते हैं मैनेजमेंट को कि ये 5 डेटर्स हैं, इनके ये बैलेंस आ रहे हैं, आप इसके लेटर्स बना दें अपने लेटर हेड पे। और क्या करें, आप मैनेजमेंट हैं, आप उनको कहें कि ये ऑडिटर का एड्रेस है, ये हमारा ईयर एंड है, ये हमारा बैलेंस है, आप डायरेक्टली ऑडिटर को हमसे ये रिसीव कर लें, उस पर बैलेंस कंफर्म करके डायरेक्टली ऑडिटर के ऑफिस भिजवा दें, क्योंकि ऑडिट एविडेंस रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज़ मोर रिलायबल दैन रिसीव्ड बाय द मैनेजमेंट, है ना, ये बात है। तो वो क्या कहता है कि जब आपने सैंपल सिलेक्ट करना है ना, तो हो सकता है कि बीच में कुछ ज़्यादा पुराने रिसीवेबल्स भी हों, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से बैलेंस रिसीव करना है, ज़्यादा रिसीव कर लिया, उसका एडवांस खड़ा है हमारी तरफ, ये भी हो सकता है ना। वो कहेगा कि यार भाई 100 रुपया मेरी तरफ पेंडिंग है, 150 रखो, आगे भी तुम्हारे साथ कारोबार करना है हमने, ठीक है, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ऐसे भी बैलेंसेस हो सकते हैं। और कुछ ऐसे बैलेंसेस हैं जिसमें बड़ी लंबी अमाउंट है, 30 मिलियन का राउंड फिगर है, 0000 लगे, वो भी बैलेंसेस हो सकते हैं। और कुछ नील बैलेंसेस हो सकते हैं, किसका अकाउंट नहीं है लेकिन अकाउंट तो ओपन है ना, उसका बैलेंस नील है, ड्यूरिंग द ईयर उसमें रिसीवेबल क्रेडिट, सेल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, आखिर पे उसका बैलेंस नील है क्योंकि वो बड़ा अच्छा डेटर है, वो पैसे अपने उधार पे नहीं रखता। और कुछ मटेरियल आइटम्स हैं, बड़े बड़े डेटर्स हैं, तो वो कहता है इन सारे में से उठा के सैंपल चूज़ करना। कभी भी ये ना कर लेना कि जनाब सारे के सारे ही बड़े बड़े आइटम्स बस उठा लिए हैं, बीच में से नील बैलेंसेस, ओवरड्यू बैलेंसेस और एडवांस के अकाउंट्स आपने उठाए ही नहीं, सारों को मिक्स करके सैंपल उठाना। सैंपल करते जब आपने कंफर्म बिजनेस सैंपल करते हुए ये बातों का ख्याल रखना आपने, सही है। आगे वो क्या कहता है, हमने कहा हमने कंफर्मेशन भेज दी और 3 तरह के जवाब आए,
हमारा और उनका बैलेंस टैली हो गया तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, कंफर्म हो गया। और हुआ ये कि आपका और हमारा बैलेंस में फ़र्क आया, एग्री ना हुआ, तो क्या वजूहत हो सकती हैं? हो सकता है कि 30 जून के ऊपर हमने एक सेल की हो और 5 जुलाई को हमने उसको बैलेंस की कंफर्मेशन भेज दिया है, और उस वक्त हमने एक उसको सेल इनवाइस जो की थी जो हमने रिकॉर्ड कर ली, उसने भी रिकॉर्ड ही नहीं की, तो बीच में कोई टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डेबिट क्रेडिट नोट्स या सेल इनवॉइसेस कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। हमने कहा अच्छा ओ यार ये तो तुमने सेल रिकॉर्ड ही नहीं की, वो कहेगा हाँ 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 बिल्कुल मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उससे हमने कंफर्म करवा दिया। या उसने नहीं भी माना तो उसके नाम की इनवॉइस ऑडिटर को हमने दिखाई, सर ये 100 रुपये का बैलेंस इसका है, हमारा 80 का, बीच में ये 20 की एक इनवॉइस है जिसकी वजह से फ़र्क आ रहा है, ये देख लें इनवॉइस, ऑडिटर मान जाएगा, रिकन्सिलिएशन कर लेंगे आप, ठीक हो गया। और कोई जवाब ही रिसीव नहीं हुआ तो हमने कहा कि जनाब हम इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते, हमने सैम्पल जो चूज़ किया है उसको पूरे को टेस्ट करना है, तो हम फिर उसके क्या करेंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर जाके देखेंगे कि अगले साल में बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस रिसीव हुआ है, अगर सारे का सारा रिसीव हुआ है जो उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा है, झूठ भी हो सकता है सही भी हो सकता है, अगर रिसीव हो गया तो सच है, तो फिर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। रिसीव भी नहीं हुआ तो फिर उसकी इनवॉइसेस देखते हैं, चेक करते हैं कि जनाब सारी इनवॉइसें मिला के रिसीवेबल का बैलेंस वही बनता है कि नहीं बनता। ओके, ये सारी बातें। फर्दर चेकिंग वेयर नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड, हमने सारी हरकतें कर ली, जवाब कोई नहीं आया, तो फिर आपने क्या करना है, ये वही बात लिख रहा है उसमें कि अगर बैंक में सब्सिक्वेंटली सारे पैसे रिसीव हो गए ना, तो मतलब ये है कि हमें पैसे, हमारा वो बैलेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। और आपने अगर फिर भी कंफर्मेशन नहीं मिली तो इनवॉइसेस वगैरह चेक कर लेंगे, ये वो बातें लिखता है। परचेज़ ऑर्डर कल आपको परचेज़ का प्रोसीजर बताऊंगा ना, पूरा सिस्टम क्या होता है, और परचेज़ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, जैसे ये याद हो गया ना कि परचेज़ के प्रोसीजर सिस्टम क्या है और उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, सेल का सिस्टम क्या है और सेल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, ठीक है। पेरोल का सिस्टम क्या है और पेरोल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, समझ तो आ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसके कंट्रोल्स क्या हैं और इसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, दोनों को सामने रख के तैयार करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, नहीं तो उसको याद किया 2 प्रोसीजर वहाँ से भूल गए जब तक सब्सटेंटिव पर पहुँचे, ठीक है, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे हमारी यही बस यही है जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और ठीक हो जाएगा आगे, मतलब आगे आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है। आखिर पे जो आखिरी एक बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इररिकवर रिसीवेबल्स की, डाउटफुल रिसीवेबल्स, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर्स इन्फॉर्म, हाँ बिल्कुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स वाले जो हैं उनके ऊपर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। वो कहता है रिव्यू द कंपनीज प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इररिकवरेबल एंड डाउटफुल रिसीवेबल्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब हमारे ख्याल से तो 2 बैलेंसेस रिसीव नहीं होने, आप बताएं कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप करेंगे कंपनी के, पहले तो हम देखेंगे कंट्रोल्स क्या, आप किस तरह डाउटफुल डेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके पास कोई प्रोसीजर है, आप रिसीवेबल की एजिंग बनाते हैं कि कौन से रिसीवेबल आपको 30 दिन में मिलने वाले हैं, कौन से के लिए आपकी पॉलिसी है कि हम 60 दिन का टाइम दे देते हैं, कौन से वालों के लिए आपकी पॉलिसी है कि 90 दिन में मिल जाते हैं, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, पहले तो सवाल हम उनसे ये पूछेंगे। और जब उनकी लिस्ट मिल जाएगी तो फिर उसको रिव्यू करेंगे कि कौन से जो हैं वो एजिड रिसीवेबल्स हैं, ज़्यादा 90 दिन वाले कौन से हैं, उनको अलहदा कर लेंगे अपने पास से, ठीक है। और उनसे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस कस्टमर्स के साथ चेक करेंगे कि जनाब जब आपने उनको फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेल है, ईमेल किया था कि ये लें जनाब सेल इनवाइस, सामान हमने आपको भेज दिया, तो जनाब हमें बता दें कि कब आप हमें पैसे देंगे, तो वो ईमेल चेक करके वो कस्टमर ने रिप्लाई किया होगा जनाब हम आपको दे देंगे, तो हमारी तसल्ली कुछ ना कुछ हो जाएगी कि जनाब इनका बैलेंस आ जाएगा, बेशक 90 दिन गुजर गए लेकिन बात चल रही है और कस्टमर की हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है, सही है, ये सारी बातें आप देख सकते हो। और कस्टमर के हो सकता है 2-3 में से जिनको कंफर्मेशन भेजी है उनका जवाब आया होगा जनाब हमने आपके पैसे कोई नहीं देने, हो सकता है ना, या रिप्लाई में वो कह दें कि हमारा तो आपका बैलेंस ही कोई नहीं, एम ही कह रहे हैं आप, तो वो तो इरिकवरेबल हो गया ना, आपके मुताबिक आपके पास सारी चीज़ें भी मौजूद है, उसने फिर भी बैलेंस नहीं लिख के भेज दिया, फिर क्या करेंगे, बैड डेट ही होगा ना, तो ये बात है। चलो फिर अब यहाँ पे बस करते हैं, आप लोगों को जमाइयाँ आ रही हैं तो हाँ
बिल्कुल होता है। ये कंफर्मेशन मैनेजमेंट आपस में कम्युनिकेट करेगी या इसमें ऑडिट भी इन्वॉल्व ऑडिटर भी देखिए इन्वॉल्व? मैनेजमेंट तो सिर्फ भेजती है, एक डिस्पैच करने वाले डाकिए का काम करती है बस। कंफर्म तो वो डायरेक्टली वो लेटर जो है वो ऑडिटर के ऑफिस में आता है। मतलब अगर यहाँ से कंफर्मेशन जाती है वो वहाँ के ऑडिटर के पास जाएगी, हाँ और वहाँ से कंफर्मेशन आती है तो यहाँ हाँ के ऑडिटर के श्योर, पास ऐसे होता है। और बैंकों के पास तो देखो कई सैकड़ों कंपनीज की कंफर्मेशन आ रही, कभी वो किसी की साइन करके ऑडिटर को भेज रहा है, कभी किसी की साइन करके, तो ऐसे तो चलता है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर हम कल करते हैं, और कल इंशाल्लाह हम पास पेपर को भी टच करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सिस्टम तो हम पढ़ेंगे, और ताकि आपको